एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो इससे पहले हमने बात किया था फॉल्ट के बारे में। हमने दो टाइप के फॉल्ट के बारे में बात किया था। पहला जो फॉल्ट था वो था सिमेट्रिकल फॉल्ट और दूसरा जो फॉल्ट था वो था अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो अभी हम लोग बात करने वाले सिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में। सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस करेंगे। सिमेट्रिकल फॉल्ट ऐसे फॉल्ट होते हैं कि जो फॉल्ट होते हैं वो तीनों फेसेस में सेम होते हैं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ऐसे फॉल्ट होते हैं जो कि तीनों फेसेस में सेम नहीं होते। सिमेट्रिकल फॉल्ट में हमने दो टाइप के फॉल्ट के बारे में पढ़ा था। पहला जो फॉल्ट था वो था थ्री फेस फॉल्ट और दूसरा जो फॉल्ट था वो था थ्री फेस टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये जो थ्री फेस फॉल्ट है इसको हम लोग ट्रिपल एल फॉल्ट भी बोल सकते हैं, और ये जो थ्री फेस टू ग्राउंड फॉल्ट है इसको हम लोग ट्रिपल एल जी फॉल्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये थ्री फेस फॉल्ट एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिपल एल फॉल्ट के बारे में। सबसे पहले थ्री फेस फॉल्ट की हम लोग करेंगे एनालिसिस। थ्री फेस फॉल्ट एनालिसिस अंडर नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन पर हम लोग फॉल्ट की एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम लोग देखें नो लोड कंडीशन पर बेसिकली होता क्या है, नो लोड कंडीशन पर आपको कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिलेगा, क्योंकि सिस्टम के साथ कोई लोड ही नहीं कनेक्टेड है। लोड नहीं कनेक्टेड है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। दूसरा रीज़न अगर हम लोग देखें सिस्टम के साथ कोई लोड कनेक्ट नहीं होगा, तो ऐसे केस में नो लोड पर जो वोल्टेज जो बनेगा वो कैसा होगा? वो मैक्सिमम होगा। वोल्टेज ड्रॉप कम होने की वजह से जो वोल्टेज होगा वो कैसा होने वाला है? वोल्टेज मैक्सिमम होने वाला है। वोल्टेज मैक्सिमम होगा, उसके साथ एसोसिएटेड जो फॉल्ट करंट होगा वो भी आपको कैसा मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज पर जो फॉल्ट करंट है वो भी आपको कैसा मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। और आपको मैक्सिमम वोल्टेज कंसिडर करना है और मैक्सिमम फॉल्ट करंट कंसिडर करना है। मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि हम लोग फॉल्ट एनालिसिस कर पाए वर्स्ट कंडीशन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नो लोड कंडीशन पे वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो जीरो होता है। व्हेन फॉल्ट एनालिसिस इज डन अंडर नो लोड कंडीशन देन वोल्टेज ड्रॉप विल रिमेन जीरो। और नो लोड कंडीशन पर हम लोग वर्स्ट केस एनालिसिस भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ अल्टरनेटर या फिर आप बोल सकते हो जनरेटर। इससे पहले हमने बात किया था सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर, जिसमें हमने अल्टरनेटर के कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा था कि जो अल्टरनेटर होता है उसमें जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो कैसा होता है? बैलेंस होता है। बैलेंस होता है, और वो जो ईएमएफ होता है उसका पॉजिटिव सीक्वेंस होता है। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट मॉडल हमने जो कंसिडर किया इसको हम लोग बोल सकते हैं परफेक्टली बैलेंस नेटवर्क। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो नेटवर्क हमने जो कंसिडर किया है, जो नेटवर्क है वो है परफेक्टली बैलेंस नेटवर्क। गिवन नेटवर्क इज बैलेंस नेटवर्क बिकॉज इन ऑल्टरनेटर इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज रिमेन बैलेंस एंड हैज़ पॉजिटिव सीक्वेंस। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो ऑल्टरनेटर होता है उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो कैसा होता है? बैलेंस होता है, और उसमें आपको पॉजिटिव सीक्वेंस देखने मिलेगा। तो यही रीज़न की वजह से ये जो मॉडल हमने जो कंसिडर किया इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ ऑल्टरनेटर, इसको हम लोग बोल रहे हैं बैलेंस। ईच फेस हैज़ इक्वल इंपीडेंस ड्यू टू विच करंट इज ऑल्सो बैलेंस। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको तीन फेस दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक फेस, यहाँ पर एक फेस और यहाँ पर एक फेस। ये तीनों जो फेस है, तीनों फेसेस का जो इंपीडेंस आपको जो मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा? इक्वल मिलेगा। तीनों फेसेस का इंपीडेंस इक्वल होने की वजह से होगा क्या? तीनों फेसेस का जो करंट होगा वो भी कैसा होगा? बैलेंस होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन बैलेंस नेटवर्क पर फेस एनालिसिस कैन बी डन बाय कनेक्टिंग न्यूट्रल। अगर आपका सिस्टम अगर बैलेंस है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? बैलेंस सिस्टम में आप कर सकते हो पर फेस एनालिसिस। और पर फेस एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो न्यूट्रल है आपको कुछ इस तरीके से लगा देना होगा। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो ZF आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉल्ट इम्पीडेंस। अभी यहाँ पर ये फॉल्ट इम्पीडेंस क्या होता है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन ट्रांसमिशन लाइन लाइफ कंडक्टर ब्रेक डाउन and make contact with ground surface then impedance offered by the surface is known as fault impedance। तो fault impedance का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ट्रांसमिशन टावर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है ट्रांसमिशन कंडक्टर। तो जब ये ट्रांसमिशन कंडक्टर टूट के नीचे की तरफ ग्राउंड पर गिर जाएगा तो जो ग्राउंड जो इंपीडेंस जो ऑफर करेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉल्ट इंपीडेंस। यहाँ पर अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था इससे पहले वाले लेक्चर में। नोट दैट ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कैन डिलीवर पावर। जब हम लोग अनबैलेंस सिस्टम बैलेंस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे तभी हमने बात किया था पॉजिटिव सीक्वेंस के बारे में, नेगेटिव सीक्वेंस के बारे में और जीरो सीक्वेंस के बारे में। तो ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस है वो पावर को डिलीवर कर सकता है। ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कैन डिलीवर पावर, और बाकी की जो सीक्वेंसेज होगी वो पावर को क्या करेंगे? पावर को एब्जॉर्ब करेंगे। नोट दैट ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस, जो पॉजिटिव सीक्वेंस है वो पावर को डिलीवर कर सकता है, और बाकी के जो सीक्वेंस होंगे वो क्या करेंगे? एंड अदर सीक्वेंस कैन एब्जॉर्ब एज अदर सीक्वेंस डू नॉट हैव सोर्स। बाकी जो सीक्वेंस होगी वो क्या करेंगे? पावर को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि बाकी के जो सीक्वेंस है उसके साथ कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस है वो पावर को क्या कर सकता है? डिलीवर कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस के साथ सोर्स कनेक्टेड होता है। बाकी के जो सोर्स होते हैं बाकी के जो सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि जीरो सीक्वेंस हो गया,
नेगेटिव सीक्वेंस हो गया है, तो ये जो सीक्वेंसेस है वो पावर को डिलीवर नहीं कर सकते, जो सीक्वेंस है पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जो सीक्वेंसेस है जीरो सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, इसके साथ कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं होता, जबकि जो पॉजिटिव सीक्वेंस होता है उसके साथ सोर्स कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव सीक्वेंस पावर को डिलीवर कर सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, वो है बैलेंस। हमने बात किया था बैलेंस सिस्टम के केस में ये जो IA करंट और ये जो IB करंट और जो IC करंट हमें जो दिखाई दे रहा है कैसा होगा, वो होगा सेम बैलेंस सिस्टम के केस में। तो जो IA करंट और जो IB करंट और जो IC जो करंट होगा वो किसके बराबर में होगा, वो सेम होगा, तीनों जो करंट होगा वो होगा सेम। और ये जो तीनों जो करंट होगा बराबर में होगा मैक्सिमम EMF अपॉन Z1 प्लस ZF। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये EMF E है, यहाँ पर ये EB और यहाँ पर ये EC। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया E अपॉन Z1 प्लस ZF। E इंडिकेट कर रहा है EMF। यहाँ पर ये Z1 है क्या, ये है पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, और जो ZF है वो है फॉल्ट इंपीडेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस का जो इंपीडेंस है उसको हमने कंसिडर किया Z1, क्योंकि हमने बात किया पॉजिटिव सीक्वेंस के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो। जब भी LLL फॉल्ट होता है तो ऐसे केस में जो फॉल्ट करंट होता है LLL फॉल्ट के केस में जो फॉल्ट करंट होता है बराबर में होता है E अपॉन Z1 प्लस ZF के। E होता है EMF, Z1 क्या होता है, जो Z1 होता है पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, और जो ZF होता है वो होता है फॉल्ट इंपीडेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर फॉल्ट करंट को अगर हम लोग पर यूनिट में शो करें, पर यूनिट में शो करें तो फॉल्ट करंट को हम लोग पर यूनिट में लिख सकते हैं 1/10∠0 मॉड ऑफ Z1 प्लस ZF, और यहाँ पर ये पर यूनिट। यहाँ पर हमने फॉल्ट करंट को शो किया LLL फॉल्ट में, फॉल्ट करंट को हमने शो किया पर यूनिट में। सिमिलरली अगर हम लोग फॉल्ट करंट को एक्चुअल वैल्यू में अगर शो करें तो एक्चुअल वैल्यू में जो फॉल्ट करंट होगा बराबर में होगा IFPU इंटू I बेस। यहाँ पर बात कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट MVA के बारे में। शॉर्ट सर्किट MVA क्या होता है, एपरेंट पावर डिलीवर बाय सोर्स ड्यूरिंग फॉल्ट इज नॉन एज शॉर्ट सर्किट MVA। आपका जो सोर्स एपरेंट पावर डिलीवर करेगा फॉल्ट के टाइम, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं शॉर्ट सर्किट MVA। शॉर्ट सर्किट MVA रिमेन इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। जो शॉर्ट सर्किट MVA होता है वो किसके बराबर में होता है, पर यूनिट वैल्यू के बराबर में होता है। किसके पर यूनिट वैल्यू के बराबर में होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के। यहाँ पर अगर आप देखो ये पॉजिटिव सीक्वेंस टर्म आपको यूज़ करना होगा इन केस ऑफ LLL फॉल्ट अगेन एंड अगेन। तो शॉर्ट सर्किट MVA से हमने क्या समझा, सोर्स जो एपरेंट पावर डिलीवर करेगा, एपरेंट पावर जो कि सोर्स डिलीवर करेगा फॉल्ट के टाइम, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शॉर्ट सर्किट MVA। और जो शॉर्ट सर्किट MVA वो किसके बराबर में होगा, पर यूनिट वैल्यू के बराबर में होगा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के। सिमिलरली बात कर लेते हैं 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट एनालिसिस के बारे में, मतलब LLG फॉल्ट के बारे में। आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, LLL फॉल्ट के केस में जो फॉल्ट करंट होता है वो किसके बराबर में होता है, ये वाले टर्म के बराबर में होता है। अभी बात कर लेते हैं LLG फॉल्ट के बारे में। LLG फॉल्ट के बारे में 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये LLG फॉल्ट में होगा क्या, तीनों जो लाइन होगी वो एक दूसरे का शॉर्ट हो जाएंगी, फिर उसके बाद तीनों जो लाइन होगी वो ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगी। तो जो फॉल्ट जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे LLG फॉल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली लाइन, यहाँ पर ये B वाली लाइन और यहाँ पर ये C वाली लाइन, तीनों जो लाइन है कुछ इस तरीके से शॉर्ट हो गई। कॉमन वायर हमने कुछ इस तरीके से शॉर्ट कर दिया। अभी ये तीनों जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से ग्राउंड भी हो जाएंगी। तीनों जो लाइन है वो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में भी आ जाएंगी। और यहाँ पर ये जो इम्पीडेंस जो बन रहा है, फॉल्ट इम्पीडेंस बन रहा है, जिसको हमने शो किया Z सब इसी रूप में F से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन दिस केस ऑल 3 फेज गेट शॉर्ट एंड देन कनेक्टेड टू ग्राउंड। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये LLG फॉल्ट के केस में होगा क्या, तीनों जो फेस होगी एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएंगे, और तीनों फेस को हमने शॉर्ट भी किया। यहाँ पर ये फेस है और यहाँ पर ये फेस भी और यहाँ पर ये फेस सी, तीनों फेस को हमने कुछ इस तरीके से शॉर्ट किया, फिर तीनों फेस को हमने कर दिया ग्राउंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये केस में, ये 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट में होगा क्या, तीनों जो फेस होगी एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएंगी और तीनों जो फेस होगी वो ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये तीनों जो करंट होगा, IA करंट, IB करंट और IC करंट, ये कैसा होगा, वो ज़ीरो होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये IA फेस का करंट, IB फेस का करंट और जो IC फेस का जो करंट होगा कैसा होगा, वो होगा ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एज दिस करंट आर जीरो ड्यू टू दिस फॉल्ट इम्पीडेंस विल ऑल्सो रिमेन जीरो। ये जो करंट है IA प्लस IB प्लस IC ये जीरो है, तो ये तीनों करंट इज जीरो, इसका मतलब जो फॉल्ट इम्पीडेंस होगा वो भी कैसा होगा, वो होगा जीरो। ZF इज इक्वल टू जीरो। और जो करंट आपको जो मिलेगा वो होगा E अपॉन Z1। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, अगर LLG फॉल्ट होता है तो ऐसे केस में जो फॉल्ट करंट होगा, फॉल्ट करंट आपको जो मिलेगा वो होगा E अपॉन Z1। नोट डैट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आपको दो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में जो फॉल्ट करंट होगा वो होगा E अपॉन Z1, और यहाँ पर ये LLL फॉल्ट में जो फॉल्ट करंट होगा किसके बराबर में होगा, LLL फॉल्ट में जो फॉल्ट करंट होगा बराबर में होगा E अपॉन Z1 प्लस ZF के।
जो Z1 है वो क्या है, वो है पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। यहाँ पर ये ट्रिपल एल टू ग्राउंड फॉल्ट में हो क्या रहा है, जो ट्रिपल एल टू ग्राउंड फॉल्ट में जो फॉल्ट इंपीडेंस है वो आपका क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। फॉल्ट इंपीडेंस जीरो हो जा रहा है, ये अपॉन Z1 आपको मिलेगा। मतलब बोलने का मतलब ये कि यहाँ पर आपने जो फॉल्ट करंट जो कंसिडर किया है, ट्रिपल एल फॉल्ट का जो फॉल्ट करंट है वही ई अपॉन Z1 प्लस ZF। यहाँ पर ये Z1 है पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस और यहाँ पर ये जो ZF है वो है फॉल्ट इंपीडेंस। अगर आप फॉल्ट इंपीडेंस को अगर जीरो पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा फॉल्ट करंट ऑफ ट्रिपल LG फॉल्ट। अगर हम लोग फॉल्ट एनालिसिस करें, सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस लोडेड कंडीशन पर, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो बात कर लेते हैं फॉल्ट एनालिसिस व्हेन सिस्टम इज़ अंडर लोडेड कंडीशन। फॉल्ट एनालिसिस अगर हम लोग कर रहे हैं लोडेड कंडीशन पर, तब हम लोग क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब तक कि हमने फॉल्ट एनालिसिस करी नो लोड कंडीशन पर, अगर हम लोग लोडेड कंडीशन पर करेंगे फॉल्ट एनालिसिस तो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप फॉल्ट एनालिसिस कर रहे हो लोडेड कंडीशन पर, तो आपको क्या करना होगा, ऑब्टेन स्टेडी स्टेट सोल्यूशन ऑफ लोडेड सिस्टम। जो लोडेड सिस्टम है आपको उसका स्टेडी स्टेट सोल्यूशन ऑब्टेन करना होगा। विद द हेल्प ऑफ स्टेडी स्टेट सोल्यूशन वी कैन ऑब्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ मोटर करंट, ट्रांसमिशन लाइन करंट एंड जनरेटर करंट बिफोर फॉल्ट। तो यहाँ पर ये जो स्टेडी स्टेट सोल्यूशन आपको जो मिला, ये स्टेडी स्टेट सोल्यूशन से आप क्या कर लोगे, ये स्टेडी स्टेट सोल्यूशन के हेल्प से जो जनरेटर का करंट होगा, मोटर का करंट होगा और जो ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट होगा, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे फॉल्ट से पहला। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, रिप्लेस रिएक्टेंस ऑफ सिंक्रोनस मशीन बाय दैट सब ट्रांजिएंट वैल्यू। सिंक्रोनस मशीन का जो रिएक्टेंस होगा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे सब ट्रांजिएंट वैल्यू से। इन दिस ऑल रिएक्टेंस इज रिप्लेस बाय फॉल्ट रिएक्टेंस। और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो सारे के सारे जो रिएक्टेंस होंगे उसको हम लोग फॉल्ट रिएक्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। शॉर्ट सर्किट ऑल EMF सोर्स एंड ऑब्टेन पैसिव थेवेनिन नेटवर्क। हमें सारे के सारे जो EMF सोर्स होगी उसे हमें क्या करना होगा, शॉर्ट करना होगा और हमें पैसिव थेवेनिन नेटवर्क ऑब्टेन करना होगा। इन पैसिव थेवेनिन नेटवर्क एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट, पैसिव थेवेनिन नेटवर्क में या फिर थेवेनिन नेटवर्क में फॉल्ट पॉइंट पर आपको क्या करना होगा, एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज बिफोर फॉल्ट। फॉल्ट पॉइंट पर जो वोल्टेज है उसका आपको नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना होगा, वोल्टेज की नेगेटिव पोलैरिटी आपको कनेक्ट करनी होगी फॉल्ट से पहला। ड्यू टू विच इफ़ वोल्टेज इज़ 0.5 पर यूनिट, अगर वोल्टेज 0.5 पर यूनिट होता है फॉल्ट पॉइंट पर, फॉल्ट से पहला, तो जो वोल्टेज का जो हमने जो नेगेटिव टर्मिनल जो कनेक्ट किया वो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करने पर जो वोल्टेज होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा -0.5 पर यूनिट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन पैसिव थेवेनिन नेटवर्क एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज बिफोर फॉल्ट, ड्यू टू विच इफ वोल्टेज इज 0.5 पर यूनिट एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट। अगर वोल्टेज 0.5 पर यूनिट होता है फॉल्ट पॉइंट पर, फॉल्ट से पहला, तो वो क्या हो जाएगा -0.5 पर यूनिट आफ्टर फॉल्ट ड्यू टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये स्टेटमेंट से आपने क्या समझा, आपको बेसिकली बनाना है पैसिव थेवेनिन नेटवर्क और जो फॉल्ट पॉइंट है उस पर आपको क्या लगा देना है, वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल लगा देना है फॉल्ट से पहला। तो अगर फॉल्ट से पहला अगर आपको वोल्टेज की वैल्यू 0.5 पर यूनिट मिल रही है तो वो नेगेटिव टर्मिनल लगाने से फॉल्ट के बाद आपको जो वैल्यू जो मिलेगी फॉल्ट पॉइंट पर, आपको जो वैल्यू जो मिलेगी वो होगी -0.5 पर यूनिट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नाउ वी हैव टू करंट, अभी आपको दो करंट मिलेगा। पहला जो करंट होगा वो आपको फॉल्ट से पहला मिलेगा और दूसरा जो करंट होगा वो आपको नेगेटिव टर्मिनल की वजह से मिलेगा। फिर ये दोनों आपको जो करंट जो मिला, सम ऑफ बोथ दिस करंट इज़ टोटल करंट और कैन से फॉल्ट करंट। ये दोनों करंट का जो सम आप जब कंसिडर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल करंट या फिर आप बोल सकते हो फॉल्ट करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट फॉल्ट करंट इन अनलोडेड सिस्टम इज़ मोर देन लोडेड सिस्टम। जो फॉल्ट करंट होता है अनलोडेड सिस्टम में वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द लोडेड सिस्टम। और यही रीज़न की वजह से जो लोडेड सिस्टम है उसमें हम लोग फॉल्ट एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखा कि अनलोडेड सिस्टम में फॉल्ट करंट ज़्यादा होता है और फॉल्ट करंट ज़्यादा होता है, इसका मतलब आप वर्स्ट केस एनालिसिस कर पा रहे हो। और अगर फॉल्ट करंट अगर ज़्यादा नहीं हो पाता है तो ऐसे केस में आप वर्स्ट केस एनालिसिस से दूर जा रहे हो। तो हमें क्या करना है, अल्टीमेटली सवाल क्या उठता है कि आपको वर्स्ट केस एनालिसिस करना है। वर्स्ट केस एनालिसिस में फॉल्ट करंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके, आपको कंसिडर करना है। वोल्टेज आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसिडर करना है। जैसे कि हमने बात किया था, फॉल्ट कंडीशन में हमें वर्स्ट केस एनालिसिस करना होता है। फॉल्ट की जब हम लोग फॉल्ट की स्टडी करते हैं तभी हमें वर्स्ट केस एनालिसिस करना होता है। वर्स्ट केस एनालिसिस मतलब आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉल्ट कंडीशन, मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉल्ट करंट, मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉल्ट वोल्टेज आपको कंसिडर करना होगा। सिमिलरली एक और एक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अगर फॉल्ट अगर होता है, फॉल्ट अगर हमने कंसिडर किया बस बार, हमें पता है बस बार एक ऐसा टर्मिनल होता है जिसके साथ बहुत सारी इनकमिंग लाइन और आउटगोइंग लाइन कनेक्टेड होती है।
राइट। या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसा जंक्शन होता है जिसके साथ बहुत सारी इनकमिंग लाइन और आउटगोइंग लाइन कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर फॉल्ट अगर होता है और वो फॉल्ट का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है बस बार के कंपैरिजन में, मतलब फॉल्ट अगर बस बार से बहुत दूर हुआ है, तो ऐसे केस में होगा क्या, जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा और जो करंट होगा वो कम होगा। सिमिलरली अगर फॉल्ट अगर बस बार के क्लोज में हुआ है तो जो वोल्टेज होगा वो कम होगा और जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बस क्लोजर टू दी फॉल्ट के क्लोज में अगर कोई बस बार है तो ऐसे केस में होगा क्या, या फिर आप बोल सकते हो बस बार के क्लोज में अगर फॉल्ट हुआ है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा और जो वोल्टेज होगा वो कम होगा। मगर बस बार से दूर अगर फॉल्ट हुआ है तो ऐसे केस में लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर फॉल्ट हुआ है तो वोल्टेज ज़्यादा होगा और जो करंट होगा वो कम होगा। बस अवे टू दी फॉल्ट हैज़ लोअर करंट एंड हायर वोल्टेज। आप इसको कैसा याद रखोगे, एकदम सिंपल सी ट्रिक है और बाद में मैं आपको इसका टेक्निकल रीज़न भी बताऊंगा। हमें पता है लॉन्ग डिस्टेंस पर हायर वोल्टेज सूटेबल है, शॉर्ट डिस्टेंस पर हायर वोल्टेज सूटेबल नहीं है। यहाँ पर आप सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर फॉल्ट अगर बस बार से दूर हुआ है, फॉल्ट अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर हुआ है बस बार के कंपैरिजन में, तो जो वोल्टेज होगा वो हाई होगा और जो करंट होगा वो लो होगा। सिमिलरली अगर फॉल्ट अगर नज़दीक में हुआ है बस बार के तो ऐसे केस में वोल्टेज कम होगा, करंट हाई होगा। राइट। बस बार के ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर फॉल्ट हुआ है तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, करंट कम होगा। बस बार के कम डिस्टेंस पर अगर फॉल्ट हुआ है तो ऐसे केस में जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा। इसका टेक्निकल रीज़न अगर हम लोग देखें, दिस इज़ बिकॉज इंपीडेंस वेरी विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएशन इन डिस्टेंस। जो इंपीडेंस होता है वेरी करता है जब हम लोग डिस्टेंस को वेरी करेंगे। जब हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो इंपीडेंस इंक्रीज़ होता है, इंपीडेंस इंक्रीज़ करने की वजह से करंट डिक्रीज़ करता है, करंट डिक्रीज़ करने की वजह से वोल्टेज इंक्रीज़ करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो इंपीडेंस इंक्रीज़ होगा, करंट डिक्रीज़ होगा, और इंपीडेंस अगर इंक्रीज़ हुआ तो करंट डिक्रीज़ होगा, करंट डिक्रीज़ हुआ तो वोल्टेज इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिस्टेंस और इंपीडेंस दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो इंपीडेंस इंक्रीज़ होगा। आप इसको कैसा याद रखोगे, यहाँ पर ये डी, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आई, डी के बाद क्या आता है आई, और I4 होता है इम्पीडेंस। राइट। तो डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो इम्पीडेंस इंक्रीज़ होगा, डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो इम्पीडेंस इंक्रीज़ होगा, इम्पीडेंस इंक्रीज़ हुआ तो करंट डिक्रीज़ होगा, करंट डिक्रीज़ हुआ तो जो वोल्टेज होगा वही इंक्रीज़ होगा। तो ये सब जो कंसेप्ट होते हैं ना, ये हमारे मतलब माइंड में ज़्यादा टाइम तक के टिकते नहीं है, हम लोग इसको जल्दी से भूल जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसी ट्रिक अप्लाई करना होता है कि जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग लॉन्ग टर्म तक के याद रखें। तो इसको लॉन्ग टर्म तक के याद रखने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पर ये जो बस बार है इसका जो कॉन्सेप्ट है आप इसको कैसा लॉन्ग टर्म तक के याद रख सकते हो। डिस्टेंस अगर ज़्यादा है फॉल्ट का बस बार के रेस्पेक्ट में तो ऐसे कि इसमें वोल्टेज ज़्यादा, करंट कम, इसका मैंने आपको मेमोराइज़ करने की ट्रिक बताया। सिमिलरली टेक्निकल रीज़न ये होता है कि अगर बस बार के रेस्पेक्ट में अगर फॉल्ट अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है तो जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है और जो करंट होता है वो कम होता है। उसका टेक्निकल रीज़न ये कि डिस्टेंस जब इंक्रीज़ करेगा तो जो इंपीडेंस है वो इंक्रीज़ करेगा, इंपीडेंस इंक्रीज़ करने की वजह से करंट डिक्रीज़ करेगा, करंट डिक्रीज़ करने की वजह से वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा। अभी इसको कैसा याद रखें, जैसे कि मैंने आपको बोला डी के बाद क्या आता है आई। राइट। तो यहाँ पर ये डी और उसके बाद आता है I4 क्या है इंपीडेंस। तो डिस्टेंस बढ़ा, इंपीडेंस बढ़ा, इंपीडेंस बढ़ा, करंट घटा, वोल्टेज बढ़ा। सिमिलरली डिस्टेंस डिक्रीज़ करने की वजह से इंपीडेंस डिक्रीज़ होगा। डिस्टेंस और इंपीडेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। डिस्टेंस डिक्रीज़ हुआ तो इंपीडेंस डिक्रीज़ होगा, करंट इंक्रीज़ होगा और जो वोल्टेज होगा क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन पावर फैक्टर ऑफ सिस्टम रिमेन लैगिंग। फॉल्ट कंडीशन के टाइम आपके सिस्टम का जो पावर फैक्टर होगा वो कैसा होगा, वो होगा लैगिंग ड्यू टू रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस की वजह से आपके सिस्टम का जो पावर फैक्टर होगा वो कैसा होगा, वो होगा लैगिंग। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है फॉल्ट कंडीशन के टाइम आपके सिस्टम का पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, यूनिटी होगा, तो हम लोग बोलेंगे लैगिंग। नोट दैट फॉल्ट करंट रिड्यूसेस डिस्टेंस फ्रॉम फॉल्ट इंक्रीजेस। जो फॉल्ट करंट होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा जैसे फॉल्ट पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हुआ है फॉल्ट, पॉइंट ए पर हुआ है फॉल्ट, तो जो पॉइंट ए है वो है फॉल्ट पॉइंट। तो पॉइंट ए से अगर हम लोग दूर जाते जाए, डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाए, तो होगा क्या, जो फॉल्ट करंट होगा रिड्यूस करते जाएगा। वाले अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस के बारे में, इससे पहले हमने बात किया था सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस के बारे में। तो अभी बात करने वाले अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में। तो ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब क्या होता है, अगर तीनों फेसेस में अगर सेम फॉल्ट नहीं हो रहे तो ऐसे केस में जो फॉल्ट होगा वो होगा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। और सिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब क्या होता है, तीनों फेसेस में अगर सेम फॉल्ट हो रहे तो जो फॉल्ट जो बनेगा वो होगा सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट में आपको ट्रिपल एल फॉल्ट मिलेगा और ट्रिपल एल जी फॉल्ट मिलेगा, हमने बात किया।
अभी बात कर लेते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, फिर उसके बाद आपको मिलेगा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के बारे में। यहाँ पर ये सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें पता है हमारा जो पावर सिस्टम है वो है 3 फेज सिस्टम, तो हमें बेसिकली 3 वायर मिलते हैं, 3 लाइव कंडक्टर मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एग्जांपल कंसीडर किया सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट समझने के लिए। यहाँ पर हमने कंसीडर किया 3 कंडक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है फेस ए, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है फेस बी, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है फेस सी। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो फेस ए है वो क्रॉस आर्म से टूट के कहाँ पर गिरी जाती है, ग्राउंड पर गिरी जाती है। तो ऐसे केस में जो फॉल्ट जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में बेसिकली होगा कि आपके ट्रांसमिशन टावर का कोई भी एक जो कंडक्टर होगा टूट जाएगा किसी भी रीज़न की वजह से और नीचे की तरफ गिर जाएगा, और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। राइट, कौन सा फॉल्ट बोलते हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ट्रांसमिशन कंडक्टर है वो टूट के नीचे गिरे, ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रांसमिशन कंडक्टर है उसके कांटेक्ट में वर्टिकली एक लकड़ी का टुकड़ा आ जाए या फिर वर्टिकली कोई पेड़ आ जाए। तो ऐसे केस में भी जो फॉल्ट जो बनेगा उसको आप बोलोगे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ़ वन लाइन इज़ ग्राउंडेड आउट ऑफ 3 फेज लाइन, अगर 3 फेज लाइन में से एक लाइन अगर ग्राउंड हो जाती है तो ऐसे केस में जो फॉल्ट होगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो फेस ए है उसमें क्या हुआ था, फॉल्ट हुआ था। इसको आप अगर नेटवर्क से शो करो तो नेटवर्क से हम लोग कुछ इस तरीके से शो करेंगे। यहाँ पर हमने कंसीडर किया तीनों फेसेस, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है फेस ए, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है फेस बी, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है फेस सी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो फेस है हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें क्या हो गया, फॉल्ट हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो फेस है इसमें क्या हो गया है, फॉल्ट हो गया है। ये जो फेस है वो किसके कांटेक्ट में आ गई है, ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गई है। और यहाँ पर ये जो ZF हमने जो शो किया इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉल्ट इंपीडेंस। इससे पहले हमने बात किया था फॉल्ट इंपीडेंस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो फेस है इसमें क्या हो गया है, फॉल्ट हो गया है। यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो फेस ए है वो इसमें फॉल्ट हो गया है। तो फेस ए का जो करंट होगा वो क्या होगा, वो होगा नॉन ज़ीरो। मगर ये फेस बी का जो करंट होगा जो कि होगा IB, और ये जो फेस सी का जो करंट होगा जो कि होगा IC, ये दोनों ज़ीरो हो गए। फेस बी का करंट भी ज़ीरो और जो फेस सी है इसका भी जो करंट होगा वो क्या होगा, वो होगा ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर आप देखो, इस सिस्टम अगर हम लोग कंसिडर करें, इफ़ वी कंसिडर सिस्टम इज़ अंडर नो लोड इनिशियली, देन करंट विल रिमेन ज़ीरो इन बोथ द फेस बिफोर एंड आफ्टर फॉल्ट। फेस विच आर नॉट अंडर फॉल्ट, फेस विच आर नॉट ग्राउंडेड, दैट इज़ फेस बी एंड फेस सी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है, अगर आप नो लोड कंडीशन अगर कंसिडर कर रहे हो, अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि आपका जो सिस्टम है वो नो लोड पर है, इफ़ यू कंसिडर सिस्टम इज़ अंडर नो लोड इनिशियली, अगर फॉल्ट होने से पहले अगर हमारा सिस्टम अगर नो लोड कंडीशन पर होता है तो जो करंट होगा वो कैसा होगा, वो ज़ीरो होगा, फॉल्ट से पहले भी और फॉल्ट के बाद भी। कौन सी फेस में, ये वाली फेस में, फेस बी में और ये फेस सी में। राइट, तो यहाँ से हमने ये सीखा अगर हमारा सिस्टम अगर इनिशियली नो लोड पर चल रहा था तो फॉल्ट से पहले और फॉल्ट से बाद ये जो फेस बी और जो फेस सी उसका जो करंट होगा IB और IC वो कैसा होगा, वो होगा ज़ीरो। और ये फेस बी और ये फेस सी में फॉल्ट नहीं हुआ था, यहाँ पर ये जो फेस है उसमें फॉल्ट हुआ था और जो फॉल्ट करंट है ये वो नॉन ज़ीरो रहेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये जो फेस बी का जो करंट होगा वो होगा ज़ीरो और फेस सी का भी जो करंट होगा IC वो भी होगा ज़ीरो, मगर फेस ए का जो करंट होगा IA वो होगा नॉन ज़ीरो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यू टू दिस सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ड्यू टू दिस सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर इन दिस system will get unbalanced, and due to this unbalanced system there will be positive sequence, negative sequence and zero sequence current in this system। इससे पहले हमने बात किया था बैलेंस सिस्टम के बारे में और अनबैलेंस सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आपकी एक जो फेस है उसमें क्या हुआ है, फॉल्ट हुआ है। तो ये सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की वजह से होगा कि आपका जो सिस्टम होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा। किसी भी अनबैलेंस सिस्टम को हम लोग 3 कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड जो करंट होता है वो होता है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड करंट होता है जीरो सीक्वेंस करंट। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड होता है नेगेटिव सीक्वेंस करंट। इससे पहले हमने बात किया था बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यू टू दिस सीक्वेंस वी विल गेट पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। जैसे कि हमने बात किया, हमें 3 करंट मिल रहे हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस करंट। तो ये 3 करंट की वजह से आपको 3 नेटवर्क मिलेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, दूसरा नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और तीसरा है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, जो कि आप नीचे की तरफ देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको 3 नेटवर्क मिल रहे हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। मगर ये जो नेटवर्क का जो कनेक्शन है वो आपको पता नहीं है। हियर कनेक्शन ऑफ दिस नेटवर्क इज़ अननोन। तो यहाँ पर ये जो नेटवर्क है इसका जो कनेक्शन होगा इसे आपको क्या करना होगा, इसे आपको पता लगाना होगा। तो आप
तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, इसके कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या कंसीडर करना होगा, सिमेट्रिकल कंपोनेंट कंसीडर करना होगा। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कनेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस नेटवर्क वी कैन यूज सिमेट्रिकल कंपोनेंट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस क्या होता है। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात किया है इन केस ऑफ बैलेंस सिस्टम एंड अनबैलेंस सिस्टम। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी समझने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आपको 3 नेटवर्क बनाना होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस और ये जीरो सीक्वेंस और ये नेगेटिव सीक्वेंस के लिए। मगर यहाँ पर ये नेटवर्क के कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कंसीडर करना होगा सिमेट्रिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट होता है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट किसका कंसीडर करना है, करंट का। तो एक करंट का सिमेट्रिकल कंपोनेंट कंसीडर करने के लिए आपको बनाना होगा ए इन्वर्स मैट्रिक्स। तो ये ए इन्वर्स मैट्रिक्स हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं करंट IA0 और यहाँ पर ये IA1 और यहाँ पर ये IA2, यहाँ पर ये 1/3 और यहाँ पर ये 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, 1 अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पर ये अल्फ़ा। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया IA0 और यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर ये 0। यहाँ पर ये IA का हमने कंसीडर किया है और IB करंट 0 और जो IC करंट है वो भी है 0। यहाँ पर आप देखो, जब आप ये मैट्रिक्स को सॉल्व करते हो, यहाँ पर आप देखो जब आप ये मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो आपको ये IA0 करंट जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी IA/3। IA1 करंट जो मिलेगा उसकी भी जो वैल्यू होगी वो होगी IA/3। IA2 करंट आपको जो मिलेगा उसकी भी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी IA/3। यहाँ पर बहुत अच्छे की क्लियर है कि ये मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद आपको जो करंट जो मिल रहा है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि जब हमारा सिस्टम सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हमारा सिस्टम जब अनबैलेंस हो जाता है, हमारा सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है तो 3 सीक्वेंस जनरेट होते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो और नेगेटिव सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंसेस के जो कनेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट। तो जब हम लोग सिमेट्रिकल कंपोनेंट कंसीडर करते हैं तो हम लोग किसका सिमेट्रिकल कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, तो आप लिखोगे करंट का। और दूसरा हम लोग जो मैट्रिक्स जो बनाते हैं वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, ए इन्वर्स मैट्रिक्स होती है। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको जो करंट जो मिल रहा है वो आपको सेम मिल रहा है। IA0 करंट आपको मिला IA/3, IA1 करंट ये भी IA/3, IA2 करंट ये भी आपको मिला IA/3। तो IA0 करंट, IA1, IA3 करंट, ये IA1 करंट और यहाँ पर IA0 करंट, IA1 करंट और ये IA3 करंट, ये तीनों जो करंट है वो आपको कैसे मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। ये तीनों करंट आपको सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब कौन सा कनेक्शन होगा, सीरीज़ कनेक्शन। पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो, नेगेटिव सीक्वेंस का जो कनेक्शन होगा वो आपको कैसा मिलने वाला है, सीरीज़ कनेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि जो करंट है वो है सेम। हमें पता है सीरीज़ में करंट सेम होते हैं मगर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर आप देखो, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव सीक्वेंस विल कनेक्ट इन सीरीज़ एंड इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इज शोन इन फिगर। और आपको जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये हमने क्या बना के रखा है, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट हमने जो कंसीडर किया था उसका हमने यहाँ पर बना के रखा है सीक्वेंस नेटवर्क। इससे पहले हमने बात किया सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, यहाँ पर ये नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। इससे पहले हमने बात किया जीरो सीक्वेंस नेटवर्क एनालिसिस में जो इंपीडेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 3Zn। और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में हम लोग कंसीडर करते हैं न्यूट्रल इंपीडेंस, तो यहाँ पर हमने लगा दिया न्यूट्रल इंपीडेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हम लोग जो नेटवर्क जो बनाते हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस के लिए हम लोग जो नेटवर्क जो बनाते हैं वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। आप ये नेटवर्क को नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर ये जो इम्पीडेंस है ये है फॉल्ट इम्पीडेंस, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3ZF। यहाँ पर अगर आप देखो फॉल्ट करंट, आप देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉल्ट करंट। जैसे कि हमने बात किया था सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में आपको फॉल्ट करंट मिल रहा था। जब हमने कंसीडर किया था LLL फॉल्ट तो उसमें हमें जो फॉल्ट करंट जो मिल रहा था वो मिल रहा था E/Z1 + ZF। ZF क्या था, जो ZF था वो था फॉल्ट इम्पीडेंस और जो Z1 था वो था इम्पीडेंस किसका, जो इम्पीडेंस था वो था पॉजिटिव सीक्वेंस का। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, और हमने बात किया था LLL टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में जो फॉल्ट करंट हमें जो मिल रहा था वो मिल रहा था E/Z1 और जो फॉल्ट इम्पीडेंस था वो आपको क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। यहाँ पर आप देखो आपको फॉल्ट करंट जो मिलेगा, यहाँ पर जो फॉल्ट करंट है उसका हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं किया है। फॉल्ट करंट आपको जो मिलेगा, फॉल्ट करंट आपको जो मिलेगा इन केस ऑफ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, फॉल्ट करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 3IA1। जो फॉल्ट करंट होगा, जो फॉल्ट करंट आपको जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3IA1। सो फ्रॉम ईयर वी कैन से फॉल्ट करंट इज़ 3 टाइम्स देन पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। जो फॉल्ट करंट होगा वो क्या होगा, जो फॉल्ट करंट होगा वो 3 टाइम्स होगा किसका, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट का। तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में जो फॉल्ट करंट होता है वो क्या होता है, वो 3 टाइम्स होता है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट का। जो फॉल्ट करंट है वो क्या होता है, जो फॉल्ट करंट है वो 3 टाइम्स होता है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट का।
यहाँ पर आप देखो, अगर आप वोल्टेज कंसिडर करो फॉल्ट पॉइंट पर, तो फॉल्ट पॉइंट पर आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो होगा IA1 इंटू 3ZF। यहाँ पर ये करंट और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया इम्पीडेंस 3 इंटू ZF। यहाँ पर ये जो ZF है वो है फॉल्ट इम्पीडेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, जो फॉल्ट करंट है वो आपको क्या मिलेगा, 3IA1 मिलेगा। आपको ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है, जो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में जो फॉल्ट करंट होगा वो होगा 3IA0, 3IA1 और ये 3IA2। तो यहाँ पर आप देखो ये तीनों हो, ये जो तीनों हमने जो लिखा ये तीनों सही है। तो यहाँ पर ये जो फॉल्ट करंट, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में जो फॉल्ट करंट है वो 3IA0, 3IA1 और 3IA2 तीनों के बराबर में हो सकता है। फॉल्ट करंट 3IA0 के बराबर में हो सकता है। एक्चुअली ये 3IA0, 3IA1 और ये जो IA2 हमने जो कंसिडर किया है, जो तीनों है ये तीनों सेम ही है। जो फॉल्ट करंट होगा वो आपको दिया होगा इन सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करंट इज इक्वल टू 3IA1 तो सही है, फॉल्ट करंट इज इक्वल टू 3IA2 तो ये भी सही है, फॉल्ट करंट इज इक्वल टू 3IA0 तो ये भी सही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बोलने का मतलब ये यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि I1 ही लिखा हो, IA1 ही लिखा हो, आपको ऐसा भी दिया हो सकता है 3IA0, 3IA1 और 3IA2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमने ये सीखा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में जो फॉल्ट करंट होता है वो 3 टाइम्स होता है किसका, जो फॉल्ट करंट होता है वो 3 टाइम्स होता है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमने जो नेटवर्क जो बनाया है, ये नेटवर्क, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नेटवर्क हमने जो बनाया है, ये नेटवर्क से हम लोग बोल सकते हैं, फ्रॉम दिस नेटवर्क वी कैन से IA1 इज इक्वल टू EA अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZN प्लस 3ZF फॉल्ट इंपीडेंस। EA की वैल्यू अगर 1 होती है तो ऐसे केस में जो IA1 आपको जो मिलेगा वो होगा 1 अपॉन मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZN प्लस 3ZF, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पर यूनिट। यहाँ पर अगर आप देखो इक्वेशन कंसिडर करो शॉर्ट सर्किट MVA के लिए, तो शॉर्ट सर्किट MVA के लिए आपको जो इक्वेशन जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, शॉर्ट सर्किट MVA इज इक्वल टू IA1 पर यूनिट इंटू S बेस। सिमिलरली दूसरा फॉल्ट कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता क्या, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में अगर आप सिस्टम को इनिशियली अगर नो लोड पर कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पर ये जो फेज़ बी और फेज़ सी का जो करंट होगा वो ज़ीरो होगा, फॉल्ट से पहले भी और फॉल्ट के बाद भी। सिमिलरली यहाँ पर जब ये फॉल्ट होता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है तो ऐसे केस में होता है कि आपका जो सिस्टम है अनबैलेंस हो जाता है। जब आपका सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है तो इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट जनरेट होते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है इसका जो कनेक्शन है उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है, और वो कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप कंसिडर करते हो सिमेट्रिकल कंपोनेंट। जब आप सिमेट्रिकल कंपोनेंट कंसिडर करते हो आप यूज़ करते हो A इनवर्स मैट्रिक्स, और जो रिजल्ट जो मिलता है आपको मिलता है कि तीनों जो करंट है वो सेम है, तीनों करंट सेम है। इसका मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट तीनों कैसे हो गए, तीनों लगेंगे सीरीज़ में। और यहाँ पर ये जो हमने जो नेटवर्क जो बनाया है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि जो फॉल्ट करंट होता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में वो होता है, वो किसके बराबर में होता है, 3 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के, जैसे कि हमने बात किया। जो फॉल्ट करंट होगा वो 3IA0, 3IA1 और 3IA2 के बराबर में होगा। और ये जो शॉर्ट सर्किट MVA का जो इक्वेशन है ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली बात कर लेते हैं दूसरे वाले फॉल्ट के बारे में जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डबल लाइन फॉल्ट। तो यहाँ पर ये डबल लाइन फॉल्ट के केस में क्या होगा, डबल लाइन फॉल्ट के केस में जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, डबल लाइन फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। तो डबल लाइन फॉल्ट के केस में क्या होगा, लाइन टू लाइन फॉल्ट। डबल लाइन फॉल्ट के केस में जैसे कि हमने बात किया, कोई जो 2 लाइन होगी वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगी और जो फॉल्ट जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे डबल लाइन फॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ट्रांसमिशन टावर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, यहाँ पर ये ट्रांसमिशन लाइन और यहाँ पर ये ट्रांसमिशन लाइन। ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर अगर कुछ इस तरीके से अगर ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ये दो जो हमें जो ट्रांसमिशन कंडक्टर जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ट्रांसमिशन कंडक्टर के ऊपर अगर परपेंडिकुलर अगर कोई पेड़ की टहनी आके गिर जाती है तो ऐसे केस में जो फॉल्ट जो बनेगा वो होगा डबल लाइन टू फॉल्ट, क्योंकि आप देखो दोनों जो कंडक्टर होंगे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये जो फॉल्ट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो लाइन टू लाइन फॉल्ट में होगा क्या, दोनों जो लाइन होगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। यहाँ पर अगर 2 लाइन अगर आपस में शॉर्ट हो जा रही है तो जो फॉल्ट जो बनेगा वो होगा डबल लाइन फॉल्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हेन 2 फेसेस गेट शॉर्ट विथ ईच अदर देन फॉल्ट इज़ नोन एज लाइन टू लाइन फॉल्ट।
तो यहाँ पर अगर आप देखो, आप इसके लिए अगर नेटवर्क बनाओ तो जो नेटवर्क होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये फेस है और यहाँ पर ये फेस बी और यहाँ पर ये फेस सी। यहाँ पर ये जो फेस बी और ये जो फेस सी है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं शॉर्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो फेस बी और यहाँ पर ये जो फेस सी है इसको हमने शॉर्ट कर दिया बाय मीन्स ऑफ फॉल्ट इम्पीडेंस। यहाँ पर ये जो ZF है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, फॉल्ट इम्पीडेंस आपको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो फॉल्ट जो बन रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं डबल लाइन फॉल्ट। यहाँ पर अगर आप देखो, फेस बी के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो होगा IB, फेस सी के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है वो है IC। IB करंट और जो IC जो करंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बहुत हद तक के क्लियर है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखो, पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा VB और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो होगा VC। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फेस ए इज़ ओपन। यहाँ पर ये जो फेस है, ये जो फेस ए आपको जो दिखाई दे रही है इसमें किसी भी तरीके का फॉल्ट नहीं हुआ है, ये ओपन है। तो जो फेस ए का जो करंट होगा आई है वो आपको कैसा मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो फेस ए है वो ओपन है तो उसका जो करंट होगा कैसा होगा, वो होगा 0। यहाँ पर ये डबल एल फॉल्ट के वजह से होगा क्या, जो सिस्टम होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो IA करंट होगा वो तो 0 होगा, फेस ए का करंट 0 होगा क्योंकि फेस ए में फॉल्ट नहीं हुआ है। जिस भी फेस में फॉल्ट नहीं होता वो फेस का जो करंट होता है वो 0 होता है। मगर ये IB और IC दोनों में फॉल्ट हुआ है तो दोनों का जो करंट होगा वो नॉन 0 होगा। यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था, जो IB है वो IC के अपोजिट डायरेक्शन में, आपको पता होना चाहिए IB और जो IC जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो जो IC होगा माइनस होगा IB का, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये VC और यहाँ पर ये VB दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं VB माइनस VC, वो बराबर में होगा IB इंटू ZF। जो ZF है वो है फॉल्ट इंपीडेंस, IB है क्या, ये है करंट जो कि फेस बी के थ्रू फ्लो हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो अगेन, यहाँ पर आपको कंसिडर करना होगा, यहाँ पर आप देखो अगेन टू फाइंड कनेक्शन ऑफ सीक्वेंस नेटवर्क। अगेन यहाँ पर आप देखो, आपके सिस्टम में फॉल्ट हुआ है तो आपका जो सिस्टम होगा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सिस्टम अनबैलेंस हुआ है तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा, किसी भी अनबैलेंस क्वांटिटी को हम लोग 3 कंपोनेंट में स्प्लिट करते, बात किया था हमने, पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड नेटवर्क पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड नेटवर्क जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड नेटवर्क नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। तो ये तीनों जो नेटवर्क है इसके कनेक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना होगा अगेन ये डबल एल फॉल्ट में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो तीनों हमें जो नेटवर्क जो मिलेगी इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा। मतलब ये जो नेटवर्क है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें पता नहीं है, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन कि ये सीरीज़ में होगा या फिर पैरेलल में होगा। तो यहाँ पर ये जो नेटवर्क है पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन हम लोग कंसिडर करने वाले मैट्रिक्स जो कि होगी A इनवर्स मैट्रिक्स। अगेन टू फाइंड कनेक्शन ऑफ सीक्वेंस नेटवर्क, जैसे कि हमने डिस्कस किया, सीक्वेंस नेटवर्क के कनेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें कंसीडर करना होगा, वी कैन कंसीडर सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज बाय A इनवर्स मैट्रिक्स। जैसे कि हमने बात किया, जो नेटवर्क है उसके कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कंसीडर करना होगा A इनवर्स मैट्रिक्स। तो जो A इनवर्स मैट्रिक्स है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिला करंट IA0, IA1, IA2 और यहाँ पर ये हमने जो मैट्रिक्स जो बनाया ये है A इनवर्स मैट्रिक्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो IA जो करंट है वो कैसा है, वो है 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो IA जो करंट है वो हमें कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो जो IA करंट हमें जो मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो जो IA जो करंट होगा क्या होगा, वो होगा 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग ये मैट्रिक्स को इवैल्यूएट करेंगे, हमें IA0 करंट जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 0। नोट डाउन कर लेना। IA1 करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी J√3/3 और यहाँ पर ये IB, और IA1 की वैल्यू हमने यहाँ पर कंसिडर किया और IA2 की जो वैल्यू होगी वो होगी -J टाइम्स IB/√3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें माइनस साइन दिखाई दे रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो IA2 हमें जो दिखाई दे रहा है वो बराबर में होगा -IA1 के। तो अगर हम लोग देखें, जो IA2 किसके बराबर में, -IA1 के बराबर में। तो ये जो रिलेशन है आप इसको नोट डाउन करना, आगे इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो जो IA2 किसके बराबर में हमें मिल रहा है, -IA1 के बराबर में मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो, डबल एल फॉल्ट में आपको जो फॉल्ट करंट जो मिलेगा, जो फॉल्ट करंट है किसके बराबर में रहेगा, फॉल्ट करंट बराबर में रहेगा -J√3 और यहाँ पर ये IA1 के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल एल फॉल्ट के केस में, डबल लाइन फॉल्ट के केस में, लाइन टू लाइन फॉल्ट के केस में जो फॉल्ट करंट होता है बराबर में होता है -J टाइम्स √3 इंटू IA1 के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट किसका, वोल्टेज का। सिमेट्रिकल कंपोनेंट जब हम लोग कंसिडर करेंगे वोल्टेज का, तो हमें ये मैट्रिक्स कंसिडर करना होगा, VA0, VA1, VA2 इज इक्वल टू, ये पूरी मैट्रिक्स हमें कंसिडर करना होगा। और जब हम लोग ये मैट्रिक्स को जब हम लोग फर्दर इवेल्युएट करेंगे, तो जो VA0 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/3 VA + 2VB -IB² और यहाँ पर ये F के। सिमिलरली यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ZF जो कि है फॉल्ट इम्पीडेंस।
यहाँ पर जब हम लोग ये मैट्रिक्स को फर्दर इवेल्युएट करेंगे तो जो वी ए नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/3 वी ए प्लस 2 वी बी माइनस आई बी इंटू जेड एफ के। जो जेड एफ है वो है क्या, ये है फॉल्ट इंपिडेंस। सिमिलरली जो वी ए वन की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/3 वी ए माइनस वी बी माइनस अल्फा स्क्वायर आई बी इंटू जेड एफ के फॉल्ट इंपिडेंस। और जो वी ए टू की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/3 वी ए माइनस वी नॉट फिर माइनस अल्फा आई बी इंटू जेड एफ के। यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से अगर हम लोग वी ए वन, यहाँ पर ये वी ए वन और ये वी ए टू हमें दिखाई दे रहा है, इसका अगर हम लोग डिफरेंस निकालें, वी ए वन और वी ए टू का डिफरेंस निकाले तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आई ए वन इंटू फॉल्ट इंपिडेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैथमेटिकल प्रूफ हमने कंसीडर नहीं किया, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो वी ए वन की हमें जो वैल्यू जो मिलेगी, जो वी ए वन, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वी ए वन की हमें जो वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी होगी, आई मीन वी ए वन माइनस वी बी टू की जो वी ए वन माइनस वी ए टू की जो वैल्यू हमें जो मिलेगी वो होगी आई ए वन इंटू जेड एफ, जो कि है फॉल्ट इंपिडेंस। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो आई ए टू किसके बराबर में, आई ए टू किसके बराबर में, जैसे कि हमने बात किया था आई ए टू बराबर में माइनस आई ए वन के, राइट। तो यहाँ पर हमने उसको भी कॉपी पेस्ट कर दिया, जो आई ए टू है वो हमें किसके बराबर में मिल रहा है, माइनस आई ए वन के बराबर में मिल रहा है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डबल एल फॉल्ट के केस में, यहाँ पर ये जो आई ए नॉट हमें जो करंट जो मिलता है वो हमें कैसा मिलता है, आई ए नॉट करंट हमें बेसिकली मिलता है 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट डाउन करना होगा डबल एल फॉल्ट के केस में। जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हाँ, तो जैसे कि हमने बात किया, जो डबल एल फॉल्ट है इसमें आपको बेसिकली नेटवर्क जो मिलेगा वो होगा बेसिकली पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और होगा नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। डबल एल फॉल्ट के केस में आपको जीरो सीक्वेंस नेटवर्क नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि डबल एल फॉल्ट के केस में जो आई ए नॉट जो करंट है वो आपको क्या मिलेगा, आई ए नॉट करंट आपको मिलेगा 0, जिसके वजह से जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आपको नहीं मिलने वाला है इन केस ऑफ डबल एल फॉल्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, डबल एल फॉल्ट के केस में हमें कौन कौन सा नेटवर्क मिलता है। डबल एल फॉल्ट के केस में हमें पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क मिलता है, राइट। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क मिलता है और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क नहीं मिलता, क्योंकि डबल एल फॉल्ट के केस में जो आई ए नॉट जो करंट है वो है 0। नोट दैट इन डबल एल फॉल्ट देयर इज नो जीरो सीक्वेंस करंट, आई ए नॉट क्या है, 0 है, जीरो सीक्वेंस करंट 0 है। सो वी डू नॉट हैव टू कंसिडर जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, हमें जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बेसिकली कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पर ये जो हमने जो रिजल्ट जो ऑब्टेन किया, वी ए वन माइनस वी ए टू इज इक्वल टू आई ए वन इंटू जेड एफ, आई ए टू इज इक्वल टू माइनस आई ए वन। यहाँ पर ये रिजल्ट के हेल्प से हमें जो नेटवर्क जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। डबल एल फॉल्ट के लिए हमें जो नेटवर्क जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। जो नेटवर्क है आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, सर्किट इज ओनली ड्रॉन इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क एंड इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। यहाँ पर ये वाला जो नेटवर्क आपको जो दिखाई दे रहा है ये है पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, और यहाँ पर ये वाला जो नेटवर्क आपको जो दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है फॉल्ट इम्पिडेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आपको सर्किट मिलेंगी। यहाँ पर ये डबल एल फॉल्ट हो गया, इससे पहले हमने जो फॉल्ट जो पढ़ा था सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक और एक फॉल्ट। तो ये फॉल्ट में जितने भी हमने जो सर्किट जो बनाया, जो नेटवर्क जो बनाया, इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जो नेटवर्क है हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, और यहाँ पर ये फॉल्ट इम्पिडेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क ही हमने क्यों कंसीडर किया इन केस ऑफ डबल एल फॉल्ट। जैसे कि हमने बात किया, डबल एल फॉल्ट के केस में जो जीरो सीक्वेंस करंट होता है वो 0 होता है, जिसके वजह से हमें जीरो सीक्वेंस नेटवर्क नहीं बनाना होता, हमें पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाना होता है। और हमने ये नेटवर्क क्यों बनाया इस तरीके से, यहाँ पर ये नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसा क्यों रखा, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये रिजल्ट हमें जो मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग ये जो नेटवर्क का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखा। यहाँ पर अगर हम लोग सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट एमवीए के बारे में बात करें, यहाँ पर ये जो नेटवर्क शॉर्ट सर्किट एमवीए के बारे में बात करते बाद में जो नेटवर्क है, नेटवर्क से अगर हम लोग आई ए वन करंट को देखें तो जो आई ए वन जो करंट होगा बराबर में होगा ई ए। यहाँ पर ये आई वन करंट कौन सा करंट है, जो फॉल्ट इंपिडेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है वो है आई ए वन करंट, राइट। तो जो आई ए वन जो करंट होगा किसके बराबर में होगा, ई अपॉन जेड वन प्लस जेड एफ प्लस जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड एफ। और अगर हम लोग पर यूनिट कंसीडर करें तो जो ई ए की जो वैल्यू होगी वो बराबर में होगी 1 पर यूनिट के। तो हमें मिला आई ए वन इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट बराबर में होगा 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस फॉल्ट इंपिडेंस, और यहाँ पर ये पर यूनिट। यहाँ पर सिमिलरली अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट एमवीए के बारे में बात करें तो जो शॉर्ट सर्किट एमवीए है वो बराबर में होगा आई ए वन पर यूनिट इंटू एस बेस के इन केस ऑफ डबल लाइन फॉल्ट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये दोनों पॉइंट, ये मैं जो पॉइंट है इसको बार बार रिपीट करते जा रहा हूँ कि ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लाइन टू लाइन फॉल्ट के केस में जो आई ए नॉट जो करंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 0।
इन लाइन टू लाइन फॉल्ट आई ए नॉट जो करंट है वो हमें ज़ीरो मिलेगा। इसका मतलब जो ज़ीरो सीक्वेंस करंट है वो कैसा रहेगा, वो होगा ज़ीरो। जो आई ए नॉट जो करंट है वो नॉन ज़ीरो होता है फॉर ग्राउंड फॉल्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको नोट डाउन करा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा जो डबल लाइन फॉल्ट है उसमें जो ज़ीरो सीक्वेंस करंट है वो ज़ीरो रहेगा या फिर नॉन ज़ीरो रहेगा। ज़ीरो सीक्वेंस करंट ज़ीरो रहेगा। और ज़ीरो सीक्वेंस करंट कौन से फॉल्ट में नॉन ज़ीरो होगा, अगर आपका कोई ग्राउंड वाला फॉल्ट होता है। ग्राउंड वाले फॉल्ट के केस में आपको बेसिकली मिलता है ज़ीरो सीक्वेंस करंट। तो जो आई ए नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी नॉन ज़ीरो फॉर ग्राउंड फॉल्ट। अदरवाइज आई ए नॉट की जो करंट होगी वो होगी ज़ीरो। अगर लाइन टू लाइन फॉल्ट है तो आई ए नॉट करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी ज़ीरो। और कोई ग्राउंड फॉल्ट है जैसे कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, ऐसे केस में आई ए नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी नॉन ज़ीरो। और ऐसे केस में आपको कंसिडर करना होगा ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आपको क्या क्या याद रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत मतलब स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि हमें क्या याद रखना और क्या लिख के आना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डबल एल फॉल्ट कौन सा होता है, मतलब लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये डबल एल फॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए। डबल एल फॉल्ट क्या होता है। सिमिलरली इससे पहला भी हमने जो फॉल्ट के बारे में जो बात किया था, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में भी आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहला सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता क्या वो आपको पता होना चाहिए। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में आपको ये सर्किट के बारे में पता होना चाहिए, जो नेटवर्क हमने जो बनाया है ये नेटवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग नेटवर्क के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं एसएलजी फॉल्ट को। फिर उसके बाद अगर आप देखो एसएलजी फॉल्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपको सीक्वेंस नेटवर्क मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क मिलता है। और ये जो नेटवर्क का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको पता होना चाहिए। नेटवर्क का कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ये हमें पता होना चाहिए। आपको फिर पता होना चाहिए फॉल्ट करंट कितना मिलता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। जैसे हमने बात किया था फॉल्ट करंट सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में कुछ इतना होता है। फिर एट दी लास्ट आपको पता होना चाहिए शॉर्ट सर्किट एमवीए के बारे में। सिमिलरली डबल लाइन फॉल्ट के केस में आपको क्या पता होना चाहिए, डबल लाइन फॉल्ट सबसे पहला होता क्या है। और ये जो डबल लाइन फॉल्ट है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क, राइट। यहाँ पर हमने शो किया कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमें तीन लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये पहली वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन, और ये जो लास्ट की जो दो लाइन है उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है। तो आपको कुछ इस तरीके का भी रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये डबल लाइन फॉल्ट में आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से मतलब सीक्वेंस नेटवर्क मिलेंगे। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क मिलेगा और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क मिलेगा, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आपको नहीं मिलने वाला। फिर उसके बाद आपको फॉल्ट करंट के बारे में पता होना चाहिए। डबल एल फॉल्ट के केस में जो फॉल्ट करंट होता है बराबर में होता है -j टाइम्स √3 × IA1 के। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए एट दी लास्ट शॉर्ट सर्किट एमवीए के बारे में। जैसे कि हमने बात किया शॉर्ट सर्किट एमवीए हमें कुछ इतना मिलता है इन केस ऑफ डबल लाइन फॉल्ट, राइट। और डबल लाइन फॉल्ट में हमने जो सीक्वेंस नेटवर्क का ये जो हमने जो बनाया है कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो किसी भी फॉल्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉल्ट किस तरीके का होता है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए फॉल्ट करंट कितना होगा। तीसरा आपको पता होना चाहिए फॉल्ट में आपको कौन कौन से नेटवर्क मिलेंगे, सीक्वेंस नेटवर्क कौन कौन से मिलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सीक्वेंस नेटवर्क का आपको कनेक्शन पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए शॉर्ट सर्किट एमवीए की इक्वेशन के बारे में। सिमिलरली लास्ट वाले फॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में अगेन हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स नहीं कंसिडर करते बैठेंगे, जो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में होगा क्या, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ट्रांसमिशन टावर। यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे से शॉर्ट हो जाती है, फिर उसके बाद ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आ जाती है। यहाँ पर जो फॉल्ट जो बना है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी आप बोल सकते हो और फिर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी बोल सकते हो। तो इन दिस फॉल्ट टू फेसेस गेट शॉर्ट विथ ईच अदर। ये फॉल्ट में दो फेसेस एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएंगी और दोनों जो फेस होगी ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें ग्राउंड फॉल्ट मिल रहा है क्योंकि ग्राउंड भी आ रहा है, राइट। दोनों जो फेस है वो एक दूसरे से शॉर्ट हुई, फिर उसके बाद दोनों जो फेस है वो कहाँ पर जाके गिर गई, ग्राउंड पर जाके गिर गई। तो यहाँ पर ग्राउंड आ गया, इसका मतलब आपको जीरो सीक्वेंस करंट भी कंसिडर करना होगा। IA0 जो करंट होगा वो आपको नॉन जीरो नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो IA0 जो करंट होगा वो आपको क्या मिलेगा, जो IA0 जो करंट होगा वो आपको मिलेगा जीरो, क्योंकि अगर हम लोग देखें वी हैव एज्यूम सिस्टम इज अंडर नो लोड कंडीशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड हम लोग कौन सा फॉल्ट पढ़ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सबसे पहले डबल LG फॉल्ट को अगर हम लोग ये नेटवर्क के हेल्प से समझे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें पहली लाइन दिखाई दे रही है, दूसरी लाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और तीसरी वाली लाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली लाइन और यहाँ पर ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे से क्या हो गई है,
शॉर्ट हो गई है, फिर उसके बाद दोनों जो लाइन है वो ग्राउंड भी हो गई है बाय मीन्स ऑफ फॉल्ट इम्पीडेंस, जिसको हमने शो किया ZF से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये इसमें किसी भी तरीके का फॉल्ट नहीं हुआ और इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है वह है IA करंट। तो जो IA जो करंट है उसको हमने कंसिडर किया है 0। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पर ग्राउंड फॉल्ट हुआ है, तो ग्राउंड फॉल्ट में जो 0 सीक्वेंस करंट होगा वो आपको कंसिडर करना होगा, 0 सीक्वेंस नेटवर्क आपको कंसिडर करना होगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो IA जो करंट है, ये फेज ए का जो करंट है IA करंट, वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हम लोग 0 इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ऐसा हम लोग एज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि जो सिस्टम है वो फॉल्ट से पहला नो लोड कंडीशन पर था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वी हैव एज्यूम फेज बी एंड फेज सी आर शॉर्ट विद ईच अदर एंड देन कनेक्टेड विद द ग्राउंड। जैसे कि हमने बात किया, फेज बी और फेज सी एक दूसरे से शॉर्ट हो गई है, फिर उसके बाद ग्राउंड से कनेक्ट हो गई है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपको तीनों कंपोनेंट कंसिडर करना होगा, राइट। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और 0 सीक्वेंस कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग भी आपको नेटवर्क मिलेगा, 0 के करस्पॉन्डिंग भी नेटवर्क मिलेगा और अपना नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग भी आपको नेटवर्क मिलेगा। और जो नेटवर्क है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो नेटवर्क है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये जो यहाँ पर हमने नेटवर्क किसका बनाया है, यहाँ पर हमने नेटवर्क बनाया है तीनों कंपोनेंट का, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और अपना 0 सीक्वेंस कंपोनेंट का हमने नेटवर्क कुछ इस तरीके से बनाया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर हमने फॉल्ट करंट के बारे में आई गेस बात नहीं किया। हाँ, तो यहाँ पर ये जो फॉल्ट होता है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में आपको जो फॉल्ट करंट जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होने वाली है, 3IA0 होने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में जो फॉल्ट करंट की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी, आपको मिलेंगी 3IA0, राइट। आपको कितनी मिलेंगी, 3IA0 मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप देखो, जो सीक्वेंस नेटवर्क है उसका जो कनेक्शन होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर शॉर्ट सर्किट MVA के बारे में बात करें, तो जो शॉर्ट सर्किट MVA होगा वो आपको कुछ इतना मिलेगा, IA1 पर यूनिट इंटू S बेस। और एक बात जो कि हमें पता होना चाहिए, फॉल्ट के टाइम हमारे सिस्टम में जो पावर जो फ्लो होता है वो होता है रिएक्टिव पावर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट ड्यूरिंग फॉल्ट रिएक्टिव पावर फ्लो इन दिस सिस्टम।